हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये हमारा नेशनलिज्म इंडिया का सेकंड पार्ट है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे खिलाफत इशू के बारे में कि आखिर क्या था, किस लिए था और किसने बनाया था। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे बना, क्यों बना और किसने बनाया। और अगर हमारे पास वक्त बचा तो हम साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग टाउन्स में, अलग अलग सिटीज़ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ख़त्म भी हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, खिलाफत मूवमेंट। तो इसकी शुरुआत हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी और साथ ही साथ ऑटोमन टर्की की डिफीट यानी हार भी हो चुकी थी। तो क्या हुआ, अफवाहें फैलने लगी। मतलब अभी जंग ख़त्म हुई नहीं कि अफवाहें भी फैलने लगी। और क्या अफवाहें थी कि जो ऑटोमन एम्परर हैं उन पे हार्श पीस ट्रीटी लगाई गई है। पहले तो आप ये मतलब जान लीजिए कि ऑटोमन एम्परर कौन होते हैं। स्पिरिचुअल हेड होते हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, जिन्हें खलीफा भी कहा जाता है। अब खलीफा की टेम्पोरल पावर्स को बचाने के लिए एक खिलाफत कमेटी बिठाई गई। कहाँ पे? मार्च 1919 में बॉम्बे में ये खिलाफत कमेटी बिठाई गई थी। यहाँ पे बहुत से लोग आए थे और इस कमेटी को दो मुस्लिम भाइयों ने रखी थी, मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों ही भाई भाई थे। तो इन्होंने ये खिलाफत कमेटी रखी। और किस लिए? क्योंकि इन्हें अपने ऑटोमन एम्परर यानी खलीफा की जो पावर्स हैं, टेम्पोरल पावर्स, उनको बचाना है। और इसी इशू के लिए वो महात्मा गांधी जी से भी धीरे धीरे डिस्कशन करने लगे, उनसे चर्चा करने लगे कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम उनकी पावर्स यानी खलीफा की जो टेम्पोरल पावर्स हैं उन्हें हम सेफ गार्ड कर सके। तो महात्मा गांधी जी को ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी। किस चीज़ की? गोल्ड मेडल लाने की नहीं, उन्हें ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी कि वो मुस्लिम और हिंदू दोनों को एक साथ ला सकते हैं। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मुस्लिम और हिंदू एक साथ नहीं आएंगे तब तक हमारा देश यानी इंडिया आज़ाद नहीं हो पाएगा। इसीलिए उनको ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही थी। और इसी पे काम करते करते कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में उन्होंने एक प्रपोजल रखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, जो कि खिलाफत और स्वराज दोनों को ही सपोर्ट करती थी। और ये उन्होंने रखा था सितंबर 1920 में। और सब कन्विंस भी हो गए थे, जितने भी वहाँ लीडर्स बैठे थे वो कन्विंस हो गए थे, वो मान गए थे कि हाँ, हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे पूरा कॉपरेट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों? हाँ, हमें पता है कि ये हमारी आज़ादी की लड़ाई का ही हिस्सा है। आज़ादी की लड़ाई के लिए हमने ये मूवमेंट स्टार्ट किया। लेकिन फिर भी आखिर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आखिर इसका मतलब क्या है, किस लिए है? तो महात्मा गांधी जी ने एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। उन्होंने ये बुक 1919 में लिखी थी। और इसमें उन्होंने एक बात कही थी कि अगर जो इंडियंस हैं, बहुत से इंडियंस थे जो उस समय ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था, फियर था और कुछ अपनी मर्जी से कर रहे थे। तो अगर वो इंडियंस उन ब्रिटिश का सपोर्ट ना करते तो ब्रिटिश का जो रूल है हमारे इंडिया में आज, वो नहीं होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये लिखा उसमें कि अगर इंडियंस उनका कॉपरेट करना यानी ब्रिटिश को कॉपरेट करना छोड़ दें तो हमारा भारत आज़ाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हमारी आज़ादी की लड़ाई बहुत लंबी चली। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, दैट हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट। कि जो ये नॉन कॉपरेशन है ये मूवमेंट कैसे बन सकता है? इसके लिए हमें क्या क्या मेथड्स यूज़ करने चाहिए जिससे हमारा ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाए। तो गांधी जी ने ये सबको बताया कि हमें इस मूवमेंट को स्टेजेस में अनफोल्ड करना चाहिए। मतलब इसे हमें स्टेप बाय स्टेप सक्सेसफुल बनाना चाहिए। हम स्टेप बाय स्टेप अगर इस मूवमेंट को चलाएंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। तो
उन्होंने सबसे पहले कहा कि सबको जो गवर्नमेंट अवार्ड्स मिले हैं और जो टाइटल्स मिले हैं वो सारे सरेंडर करने होंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, ये सब बायकॉट करना होगा। तो इस केस में अब जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएगी। गांधी जी ने इसीलिए ये सब बायकॉट करने को कहा, इसीलिए सरेंडर करने को कहा उनकी गवर्नमेंट अवार्ड, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इतना सब कुछ तहलका मच जाएगा, सब लोग उनकी सारी चीज़ें छोड़ देंगे, बायकॉट कर देंगे, तो जो गवर्नमेंट होगी वो प्रेशराइज हो जाएगी। लेकिन उसमें भी बहुत से लोग थे जो अड़चन डाल रहे थे। अब कौन कौन इसमें प्रॉब्लम्स बन रहे थे, कंकड़ बन नहीं, अब कौन कौन इसमें रास्ते का कांटा बन रहे थे। सबसे पहले तो कांग्रेस का नाम आता है। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस थी उसके बहुत से लीडर्स थे जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट अवार्ड से उन्हें सरेंडर कर दो, जो भी उनकी चीज़ें उन्हें बॉयकॉट कर दो। तो अब काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे नवंबर 1920 में, और उसको बायकॉट करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। उन्हें ये काउंसिल इलेक्शंस बायकॉट नहीं करने थे। नहीं। और साथ ही साथ उन्हें ये एक डर था कि ये इस मूवमेंट से बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी और साथ ही साथ बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। और इसीलिए जो कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे उन्होंने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में साथ नहीं दिया। अब हुआ क्या, अब कांग्रेस को लगा कि नहीं, हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कोई बुरी चीज़ नहीं है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो जो नागपुर सेशन था कांग्रेस का दिसंबर 1920 में जो हुआ था, वहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज़ लिया गया कि मतलब उन्होंने कहा ठीक है, हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्ट लेंगे, हम उस मूवमेंट को अडॉप्ट करेंगे। तो ठीक है, उन्होंने भी साथ दे दिया। अब यहाँ पे और क्वेश्चन अराइज होते हैं, कैसे? हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड? ये मूवमेंट जो था वो स्टेजेस में कैसे डिवाइड हुआ, वो कैसे कैसे चलता गया? हु पार्टिसिपेटेड इन इट? किन किन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया? हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन? मतलब कि अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, आखिर उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किस वजह से पार्टिसिपेट किया, आखिर क्या उनकी मंशाएं थी, गोल्स क्या थे उनके इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहीं से हमारा टॉपिक आता है डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग जगह के लोगों ने, अलग अलग रिलीजन्स के लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस वजह से अपनाया था, क्या उनके गोल्स थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपनाने के, और हम ये पढ़ेंगे क्या इफ़ेक्ट्स रहे उसके, और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे मूवमेंट्स बंद भी हो गए नॉन कॉपरेशन की, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया था बहुत सी प्रॉब्लम्स की वजह से। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाउन्स और सिटीज़ में। तो चलिए देखते हैं कि टाउन्स और सिटीज़ में क्या चल रहा था। अब वहाँ पे तो मिडिल क्लास लोगों ने फुल पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में। हज़ारों स्टूडेंट्स, हज़ारों हेडमास्टर्स, हज़ारों टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया था। स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स भी लेफ्ट कर दिए थे। हेडमास्टर, टीचर्स, इन्होंने कॉलेजेस से, स्कूल से रिज़ाइन कर दिया था। जो लॉयर्स थे उन्होंने भी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी थी। साथ ही साथ काउंसिल इलेक्शन जो थे वो बहुत सी जगह में बायकॉट हो चुके थे, बट मद्रास में नहीं हुए थे, क्योंकि वहाँ की जो जस्टिस पार्टी थी वो नॉन ब्राह्मण्स थे, और उन्होंने सोचा कि काउंसिल में घुसने से उनको कुछ पावर्स मिल जाएंगी जैसे ब्राह्मण्स को मिली हुई है। अब यही था रीज़न कि मद्रास में काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट नहीं किया गया था। अब क्या क्या इफ़ेक्ट्स रहे इतनी सारी चीज़ों के, स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया, हेडमास्टर्स ने भी रिज़ाइन कर दिया, है ना, बायकॉट भी हो गए काउंसिल इलेक्शन, तो इन सब का क्या क्या प्रभाव रहा, क्या इफ़ेक्ट्स रहे? तो हुआ क्या,
जो फॉरेन गुड्स थे उन्हें भी बायकॉट कर दिया गया था, जो शॉप्स थी उन्हें भी बंद कर दिया गया था। अब जो फॉरेन गुड्स थे, जो फॉरेन क्लोथ्स थे, उनका इंपोर्ट 1921 में और 1922 में हाफ हो चुका था। मतलब पहले जितना इंपोर्ट होता था उसका आधा हो चुका था 1921 में और 1922 में। और जो उसकी वैल्यू थी यानी जो प्राइस थी वो भी 102 करोड़ से 57 करोड़ तक आ चुकी थी। तो मतलब फुल ऑन जो गवर्नमेंट थी फुल प्रेशराइज हो चुकी थी और उनकी टेंशन बढ़ चुकी थी। और बहुत सी जगहों पे जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने भी फॉरेन गुड्स को लेने से बंद कर दिया, उनका ट्रेड बंद कर दिया। और साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड फाइनेंस भी उन्होंने बंद कर दिया। और साथ ही साथ जो क्लोथ्स हुआ करते थे वो फॉरेन कंट्रीज या फिर ब्रिटिश के क्लोथ्स नहीं हुआ करते थे, वो होते थे हमारे इंडियन खादी कपड़े के बने होते थे। लेकिन ये खादी क्लोथ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी फॉरेन क्लोथ से, तो इसीलिए धीरे धीरे ये मूवमेंट बंद होने लग गया। और क्या रीज़न थे? सिर्फ ये एक रीज़न थोड़ी था। और रीज़न ये भी था कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो सेटअप हुए नहीं थे। तो जो बच्चों ने, जो स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल छोड़ दिए, जो हेडमास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने कॉलेजेस में से रिज़ाइन कर दिया, स्कूल्स में से रिज़ाइन कर दिया। अब वो कहाँ जाए, वो कहाँ जॉब करे, क्योंकि उन्हें तो पैसा कमाना है। और इंडियन इंस्टीट्यूशंस, इंडियन स्कूल्स, ये सब तो अभी सेटअप हुए नहीं थे। तो इसीलिए वो भी धीरे धीरे करके वापस जाने लगे वहीं पे गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स में और कॉलेजेस में। और धीरे धीरे लॉयर्स भी अपनी लीगल प्रैक्टिसेस यानी अपनी जॉब भी वापस ज्वाइन करने लग गए। और ऐसे ही धीरे धीरे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कम होने लगा टाउन्स और सिटीज़ में। लेकिन अभी भी बहुत सी जगह थी, बहुत से लोग थे जो इस मूवमेंट में अपना योगदान दे रहे थे, इस मूवमेंट को फॉलो कर रहे थे। तो चलिए, अब टाइम तो बहुत हो चुका है, तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।